वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। फ्रेंड्स, ये एंशिएंट हिस्ट्री हमारी 6 क्लास में हमें पढ़नी है, जिसमें कि हम लास्ट 3 चैप्टर में ह्यूमन का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ और कैसे कैसे उसने जो है नई नई चीज़ें सीखी एक स्थायी जीवन की और वो आया खानाबदोश जीवन से। ये सारी चीज़ें हम लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में एक पूरा ओवरव्यू था कि हमें पूरे एंशिएंट में क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर में ह्यूमन के खानाबदोश, आखेटक और खाद्य संग्राहक से लेकर अस्थायी जीवन जीने तक की कहानी हमने डिस्कस की थी। इसके बाद कैसे डेवलपमेंट हुआ और ह्यूमन जो है एक सिविलाइजेशन के रूप में, ह्यूमन का जो जीवन है वो एक सिविलाइजेशन के रूप में डेवलप हुआ, जिसको कि हमने आरंभिक नगर कहा। और आरंभिक नगर जो डेवलप हुए थे ये सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में जो डेवलप हुए, इसी कारण से इनको सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इसमें सबसे पहला नगर जो खोजा गया वो था हड़प्पा, और इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। तो हड़प्पा सभ्यता तक की स्टोरी जो है हम डिस्कस कर चुके थे। हमने ये भी देखा कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये कैसे अपने पतन की ओर चली गई, कैसे इसका पतन हुआ और कैसे लोगों ने वहाँ पे रहना बंद कर दिया। डिफरेंट रीजन्स मैंने आपको बताए थे हड़प्पा सभ्यता के अंत के, और ये मैंने आपको बताया था कि लगभग जो है ये 1600 BC, यानी कि आज से लगभग 3600 से 3700 साढ़े 3700 साल पहले ये सभ्यता जो है वो खत्म हो गई थी। आज के चैप्टर में हम उससे आगे की कहानी पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा आ जाएगा आज वैदिक पीरियड जो डेवलप हुआ आज से लगभग 3000 साल पहले, 3500 साल पहले से ये स्टार्ट हो गया था। और फिर उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे महापाषाण युग, जो कि इसी के पैरेलल जिस टाइम पीरियड में आज से लगभग 3500 साल पहले यानी 1500 बीसी और एडी का कॉन्सेप्ट जरूर पक्का कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकता है। और ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, बीसीई क्या होता है और सीई क्या होता है। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप हिस्ट्री को जो है समझ पाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो है इसके बाद नई जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई वो वैदिक सभ्यता थी, और ये 3500 वर्ष पूर्व यानी कि 1500 BC में जो है वो शुरू हुई, ऐसा माना जाता है। फिर उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड आया, जिसको कि हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और इसी टाइम पीरियड के पैरेलल दक्षिण भारत में भी एक अन्य सभ्यता कह सकते हैं या अन्य प्रकार की जीवन शैली जो है वो चल रही थी, जिसको कि हम कहते हैं महापाषाण संस्कृति। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें। यानी कि यहाँ से जो लेखन कला का आरंभ हुआ, हमने वेरी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था पांडुलिपि। तो अब पांडुलिपि का लेखन जो है वो शुरू हो गया था, और हमें जो है यहाँ तक का जो साक्ष्य मिले हैं उनको हम पढ़ पाए हैं। इसीलिए यहाँ पे जो बुक्स हैं उनको प्रेफरेंस दी गई है। और चैप्टर की ओपनिंग भी ऐसे ही होती है कि एक टीचर बच्चों को जो है लाइब्रेरी ले जाती है, और वहाँ पे बच्चे मोटी मोटी किताबें देख के एक अलमारी को खोलने की कोशिश करते हैं, और टीचर बताते हैं कि आपको क्या पता है कि हमारे पास वेद भी हैं। तो बच्चे सोचने लगे कि वेदास होते क्या है, वेद होते क्या हैं, और यहीं से जो है कनेक्ट करते हुए हमें बच्चों को बताना है 3500 साल पहले यानी कि 1500 BC पहले स्टार्ट हुई वैदिक सभ्यता के बारे में। अब कुछ फैक्चुअल नॉलेज मैं आपको इसके बारे में दे देती हूँ। जो हमारा वैदिक पीरियड है या ऋग्वैदिक सभ्यता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वैदिक काल को। पहला है आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर ऋग्वैदिक काल। तो पहला जो ऋग्वैदिक काल है ये 1500 BC से 1000 BC तक चला था। इसके बाद जो पोस्ट वैदिक पीरियड है ये 1000 से 600 BC तक चला था, और ऐसा माना जाता है कि ये जो वैदिक पीरियड है ये आर्यों के आगमन से शुरू हुआ, और कहा जाता है कि जो आर्यंस हैं ये मध्य एशिया से आए थे। हालांकि इसके बारे में अलग अलग जो है बताया गया है, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा मान्य फैक्ट है वो यही है कि आर्यंस जो है वो मध्य एशिया से आए थे। अब हम वेदों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वेद हमारे 4 हैं, सभी को पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और ये महर्षि वेदव्यास द्वारा संकलित किया गया है। फ्रेंड्स देखिए, संकलन करना और लिखना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि वेद किसने लिखे हैं, तो वेद जो है अपौरुषीय कहा गया है, यानी कि अभी तक पता नहीं चल पाया कि वेद किसने लिखे थे, लेकिन इनका जो संकलन है वो महर्षि वेदव्यास ने किया था। इसके बाद आता है सामवेद, और सामवेद जो है ये आपका सिंगिंग रिलेटेड वेद है, जिसमें कि सिंगिंग के डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया गया है, और इसी को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें जो हमारे सारेगामा पाधा निशा है, ये 7 प्रकार के जो स्वर होते हैं, ये भी इसी में वर्णन है। इसके बाद आता है हमारा यजुर्वेद, और यजुर्वेद में जो है यज्ञ और धार्मिक कार्यों से संबंधित नियम है, और ये ऐसा वेद है जो कि आपका स्टेंजा और पोएट्री यानी कि प्रोज एंड पोएट्री दोनों में लिखा गया है। इसके बाद आता है हमारा अथर्ववेद, और अथर्ववेद जो है हमारा ये कर्मकांड और चिकित्सा रिलेटेड है। तो अब हम सबसे पहले इसमें वैदिक की पीरियड में जो बात कर रहे हैं वो ऋग्वेद की कर रहे हैं। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। फिर से मैं आपको कुछ फैक्चुअल नॉलेज दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और फैक्ट बुक में नहीं लिखा है। अगर आप इनको सुन रहे हैं तो एक शॉर्ट नोट इनका बनाते चलें, जो भी मैं बताती जाऊँ। तो ऋग्वेद में लगभग 1028 सूक्त हैं, और इसमें लगभग 10,462 मंत्र हैं, और इसमें 10 जो है वो मंडल हैं। ये 10 मंडलों में बटा हुआ है। इसके अलावा इसमें जो पहला और 10वां मंडल है ये बाद में जोड़े गए, जबकि 2 से लेकर और 9 तक के जो मंडल हैं ये इसमें प्राचीन हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवः स्वः होता है, ये वाला सभी ने अपने स्कूल टाइम में जो है उच्चारित किया होगा मंत्र। तो गायत्री मंत्र इसके जो है वो तीसरे मंडल में वर्णित है। इसके अलावा इसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो सिंधु को बताया गया और सबसे पवित्र सरस्वती को। तो इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। ये क्या है? ये जो सूक्त है, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं, रट लेने हैं, भले ही आपको वीडियो 1 से 2 बार देखनी पड़े। इसके बाद ये जो है विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत प्रमुख है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में 3 महत्वपूर्ण देवता किसको माना गया है, तो इनमें पहले आ जाते हैं अग्नि, दूसरे इंद्र और तीसरे सोम। सोम एक प्रकार का पौधा भी है, और इसका जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 90वें मंडल में किया गया है। इसके अलावा इससे एक खास प्रकार का पेय जो है वो बनाया जाता है, और जो सोम है, सोमरस आप सभी ने सुना होगा। सोमरस जो है वो इसी सोम के पौधे से बनता था। इसके अलावा जो है हमारे वैदिक पीरियड में वर्ण व्यवस्था जो चलती थी वो कर्म प्रधान थी, और जो हमारी वर्ण व्यवस्था है इसका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। ये इतनी सारी फैक्चुअल नॉलेज आपको याद रखनी है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो है ऋषियों ने की थी, और उस टाइम पे जो है लिखित जो काम है वो शुरू नहीं हो पाया था, और टीचर्स जो हैं, जो भी गुरु थे आपके गुरुकुल में, वो ओरली बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चे उसको सुनकर याद कर लेते थे, यानी कि रोट लर्निंग वहाँ पे चलती थी। और इनको जो सिखाने वाले थे वो अधिकांश पुरुष थे। हालांकि कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, और ये जो संस्कृत हम अभी पढ़ते हैं उससे थोड़ी सी अलग है। तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो कौन सी है? वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। इसके बाद संस्कृत तथा अन्य भाषाएं। तो यहाँ पे जो संस्कृत है ये भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषा है, जिसको कि आप भारोपीय कह देते हैं। भारत प्लस यूरोपीय यानी भारोपीय। तो यहाँ पे इस सेगमेंट में जो है 3 प्रकार के भाषा परिवार का वर्णन किया गया है, जिनमें सबसे पहला आ जाता है आपका भारोपीय भाषा परिवार। और भारोपीय भाषा परिवार में असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई जैसी भाषाएं जो हैं सम्मिलित हैं। इसके अलावा फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश भी जो हैं ये भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, क्योंकि इनमें एक ही भाषा परिवार के लिए इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें जो है आरंभिक शब्द एक जैसे थे। जैसे मात्र जो है
संस्कृत का शब्द है और हिंदी में माँ और इंग्लिश में मदर, यानी कि इनमें कोई समानता नज़र आती है। इसके अलावा जो हमारे पूर्वोत्तर प्रदेश हैं, जो कि हमारे इधर वाला एरिया है, जिनको आप सेवन सिस्टर्स वाला एरिया बोलते हैं, वहाँ पे तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। इसके अलावा दक्षिण भारत में जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, और द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएं शामिल हैं। जबकि जो भारत का मध्य एरिया है, आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भारत का मध्य एरिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं जोड़ी जाती हैं। तो यहाँ पे जो सॉरी फ्रेंड्स जोड़ी जाती हैं नहीं, बोली जाती हैं। और ये कहाँ बोली जाती हैं? ये झारखंड और मध्य भारत के क्षेत्र में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। तो जो भारोपीय परिवार की भाषा है, ये अधिकांश भारत में बोली जाती हैं, और जो द्रविड़ भाषा परिवार है ये दक्षिण भारत का है। ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है ये मध्य भारत का है। इसके अलावा तिब्बत वर्मा परिवार की भाषा जो है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बोली जाती है, जिनको कि आप सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं। इसके बाद ऋग्वेद की जो छपाई है, यानी कि जो ऋग्वेद की प्रिंट रूप में आपको ऋग्वेद मिलना शुरू हुआ, लगभग 200 साल पहले हुआ। तो फिर इतिहासकारों ने कैसे अध्ययन किया इसका? तो इतिहासकार भी जो है वो पुरातत्वविदताओं की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन ये जो आपके फिजिकल जो रिमेन्स हैं, जैसे कि मटके वगैरह बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, इसके अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। तो ये लिखित स्रोत जो ऋग्वेद है, इसका अध्ययन इन्होंने कैसे किया? इन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन किया वहाँ पे जो पर्सनिफिकेशन करके स्टोरीज दी हुई थी। यहाँ पे भी आपकी बुक में एक स्टोरी दी गई है, जो कि ऋषि विश्वामित्र, आप सभी ने जो हमारे धार्मिक नाटक आते हैं, सीरियल्स चलते हैं, उनमें ऋषि विश्वामित्र के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पे एक वर्णन किया गया है विश्वामित्र का, जो कि 2 नदियों से, व्यास और सतलज, इन नदियों से जो है बात कर रहे हैं और इनका सम्मान कर रहे हैं, इनसे रास्ता मांग रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिवर्स हैं इनका पर्सनिफिकेशन किया गया है, और इसमें जो है इन्होंने, ऋषियों ने जो है, विश्वामित्र ऋषि ने नदियों को श्रेष्ठ माना है, इनकी पूजा की है और इनसे कहा है कि मुझे रास्ता दे दीजिए और मैं अपने रथ से आपके दूसरे पार जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यातायात के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता था, रथ का। और रथ में कौन जुड़े होते थे? घोड़े, यानी कि ये लोग घोड़े का उपयोग भी करते थे। आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूँ, ऋग्वैदिक जो सभ्यता थी ये रूरल सिविलाइजेशन थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अब यहाँ पे देखिए, फिर से आपको पांडुलिपि का एक पन्ना दिखाया गया है, और ये किस वृक्ष की छाल पे लिखी जाती थी? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, भुज वृक्ष की छाल पर। तो ये जो भुज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि है, ये कश्मीर में पाई गई थी, और 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने का उपयोग किया गया था। अभी मैंने आपको 200 साल बताया, तो ये 150 से 200 साल ही है। पांडुलिपि को देखकर इसका अंग्रेजी अनुवाद भी तैयार किया गया, और ये जो पांडुलिपि है, जो कि भुज वृक्ष की छाल की बनी हुई है, ये आज भी महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी वहाँ का जीवन कैसा था। तो यहाँ पे मवेशी, घोड़े और रथ, इनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, और ऋग्वेद में भी इनसे संबंधित सूक्तों का वर्णन है, इनसे संबंधित अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। अच्छा, अभी ये लोग मवेशी, घोड़े और रथ की ही जो है क्यों ऐसी इनके लिए ही प्रार्थना करते थे? क्योंकि वहाँ पे जो आपकी रिचनेस है, आपका फैमिली स्टेटस जो है वो डिसाइड करते थे मवेशी। जिसके पास जितने ज़्यादा गाय भैंस होंगे उतने ही ज़्यादा जो है उसको रिच पर्सन माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे खासकर पुत्रों के लिए भी प्रार्थना की जाती थी, क्योंकि पुत्र जो है वो युद्ध में लड़ने के लिए भी जाएंगे, और ऐसा माना जाता था कि पुत्र प्राप्ति से ही मुक्ति होगी। इसके अलावा घोड़े जो हैं ये भी सेना में जाएंगे और रथों को जोतने के काम भी आएंगे। घोड़ों को लड़ाई में, रथों को खींचने के काम में लाया जाता था। और जो मवेशी है, मैंने अभी आपको बताया कि इनसे जो है वो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो प्रदर्शित होता था। जिसके पास जितने ज़्यादा मवेशी उतना ही ज़्यादा वो रिच। और इन्हीं मवेशियों के लिए आपस में जो कबीले हैं
वो लड़ते रहते थे और यहाँ पे जो कबीले हैं वो डेवलप होकर जन में बदल गए और यही जन बाद में जनपद और महाजनपदों में बदल गए। तो ये चीज़ें आपको एक दूसरे से कनेक्ट करनी है, जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक स्टेटस मवेशियों द्वारा डिसाइड किया जाता था, जिसके पास जितने मवेशी उतने ही ज़्यादा रिच पर्सन, और इन्हीं के लिए लड़ाई होती थी। घोड़े रथों में जोतने के काम आते थे और कुछ लड़ाइयाँ जो है वो ज़मीनों के लिए भी होती थी और पानी के लिए भी होती थी। इसके अलावा यहाँ पे दास प्रथा भी जो है प्रचलित थी, क्योंकि लोगों को बंदी बनाने के लिए ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, उनको अपना दास बनाया जाता था। इसका मतलब ऋग्वैदिक पीरियड में दास प्रथा भी प्रचलित थी। अब जो धन युद्ध में जीता जाता था उसका होता क्या था, तो युद्ध में जीते गए कुछ धन को जो है पुरोहित को दे दिया जाता था। पुरोहित कौन था, जो कि यज्ञ वगैरह करता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था और कुछ धन को यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त किया जाता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। इसके अलावा ये आहुतियाँ देवी देवताओं को समर्पित थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की बलि भी दी जाती थी। तो भी आपने देख लिया कि ऋग्वैदिक सभ्यता में क्या क्या प्रचलित था। वहाँ पे दास प्रथा प्रचलित थी, वहाँ पे बलि प्रथा प्रचलित थी। इसके अलावा वहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, वहाँ पे युद्ध भी प्रचलित था और वहाँ भी जो है वो मवेशियों के आधार पर सामाजिक आर्थिक जो स्तर है वो डिसाइड किया जाता था। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे और उस टाइम पे कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, यानी कि सेना जो है वो स्टेबल नहीं थी। जब जरूरत पड़ी तब युद्ध लड़ने चल दिए, अदरवाइज सब अपनी जो लाइवलीहुड है वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, एक शांत जीवन जी रहे हैं। जब उनको ज़रूरत होती थी तो वो सेना बना लेते थे। फिर भी लोग जो है वो सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे, यानी कि फिर भी वहाँ पे एक कमेटी होती थी जिसको कि सभा कहा जाता था। इसके अलावा वहाँ पे जो राजा है वो बहादुर और कुशल योग्यता, यानी कि जो किंग है, जो राजा है, वो योग्यता के आधार पे चुना जाता था। एक कबीले में सरदार हुआ और उसी सरदार को जो है उसकी योग्यता के आधार पर चुना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। यहाँ पे जो है समाज को कैसे डिवाइड किया गया था, कैसे अलग अलग शब्द जो है अलग अलग कम्युनिटी को डिनोट करते थे, इसके बारे में बताया गया है। लोगों का वर्गीकरण जो है ऋग्वैदिक पीरियड में उनके काम, उनकी भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या फिर सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। यानी कि जो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी वो काम के आधार पर थी। देखिए फ्रेंड्स, वर्ण व्यवस्था 4 भागों में थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 का ही जिक्र किया गया है, क्योंकि शूद्र जो वर्ण व्यवस्था है इसके बारे में बच्चे समझ नहीं पाएंगे और वो जो है गलत अवधारणा इससे बना सकते हैं। तो जो ऋग्वैदिक पीरियड है इसमें 4 भागों में वर्ण व्यवस्था बांटी गई थी। कौन कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके बारे में सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। तो यहाँ पे 2 के ही बारे में बताया गया है, जिनमें से एक है पुरोहित, जिसको कि आप ब्राह्मण भी कहते हैं, जो तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। दूसरे होते हैं राजा। राजा ऐसे वाले राजा नहीं थे जो कि आप लेटर पीरियड में देखते हैं, जैसे किंग अशोका, जैसे कि अकबर। ये इस तरह के राजा नहीं थे, बल्कि ये जनता द्वारा चयनित किए जाते थे और इनकी अपनी कोई राजधानी नहीं थी। उस टाइम पीरियड में कर भी वसूला, कोई टैक्स भी वसूला नहीं जाता था और राजा का जो पद था वो हेरिडेटरी यानी वंशानुगत नहीं था। फ्रेंड्स, वीडियो लंबा जा सकता है, लेकिन आई होप ये आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो फ्यूचर में भी आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हेल्प मिलेगी। अब ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये वैसे राजा नहीं थे जैसे आप बाद में पढ़ेंगे। ना तो ये बड़ी राजधानियों में रहते थे, ना महल थे, ना सेना थी और ना ही इनके पास जो है कर वसूलने की प्रथा थी। इसके बाद राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा भी राजा नहीं बनता था, यानी कि राजा का जो है वो चुनाव होता था। इसके अलावा जो यहाँ पे जनता है वो भी अलग अलग भागों में बटी होती थी। मैंने अभी आपको बताया था कबीले,
और कबीले से क्या बने, कबीले से जन बने, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद, जो कि आप लेटर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा अर्थ था विष या वैश्य। आपने सुना भी होगा कि जो अलग अलग प्रकार के जन हैं वो ऋग्वैदिक पीरियड में चलते थे, जैसे कि पुरजन, जैसे कि भरत जन, भरत कबीला यानी भरत जन, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इसके अलावा यदुवंश या यदुविश। तो क्या हुआ, पुरजनविश, भारत जनविश और यदुविश, यदुवंशी। आपने सुना भी होगा कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी कहलाते हैं। तो इस तरह अलग अलग वंश के जो है जन या फिर आप विष कह सकते हैं, ये उस टाइम पीरियड में थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुरजन, भरतजन और यदुजन। तो इस तरह के अलग अलग विष या जन यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो इनमें से आपको कोई नाम जाना पहचाना लगता है? अभी मैंने आपको बता दिया, यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण, ये सभी ने सुना होगा। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आर्यंस है, ऐसा माना जाता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। हालांकि इसके बारे में अलग अलग जो आपके हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अलग अलग अपनी राय दी है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये जो है मध्य एशिया से आए थे और ये खुद को आर्य कहते थे। और जो लोग यहाँ के क्षेत्र में, यहाँ पे ये जो भारत का उत्तरी भाग है, यहाँ पे ये डेवलप हुए और यहीं पे इन्होंने रहना शुरू किया। और यहाँ के जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो लोग रहते थे, आज का बिहार उत्तर प्रदेश का एरिया, इन लोगों को ये अपना विरोधी मानते थे और इनको दास या दस्यु कहते थे। अब ये दास या दस्यु क्यों कहते थे इनको? क्योंकि ये अलग भाषा बोलते थे और ये युद्ध में हराए गए लोग थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दस्यु कौन थे? तो दस्यु जो है ऐसे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, दूसरी भाषाएं बोलते थे और इनको जो है युद्ध में हराया गया था, यानी कि ये जो है गुलाम थे। बाद में दास शब्द से ही गुलाम शब्द निकला था। तो इनको जो है युद्ध में बंदी बनाया जाता था और मालिक जो इनको युद्ध में बंदी बनाता था वो इनको अपनी संपत्ति मानता था, अपनी प्रॉपर्टी समझता था और इनसे वही काम करवाता था जो कि इनका मालिक चाहता था। जिस युग में उत्तर महाद्वीप में ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, उसी टाइम पीरियड में अन्य जगहों पर क्या हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, पहला वैदिक पीरियड और दूसरा दक्षिण भारत में उसी टाइम पीरियड में पैरेलली एक अन्य प्रकार की संस्कृति, अन्य प्रकार का कल्चर डेवलप हो रहा था, जिसको कि हम कहते हैं महापाषाण युग। और कहानी महापाषाणों की करके यहाँ पे टॉपिक शुरू होता है। इनको आप साइलेंट जो है वो सेंटिनल भी कह सकते हैं, खामोश प्रहरी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महापाषाणों को क्या कहा जाता है? तो जो महापाषाण काल है इसका एक अन्य नाम है खामोश प्रहरी, मेगालिथ पीरियड, और इसके अलावा इसका एक अन्य नाम भी है जो कि अभी आपको लेटर ही इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा। अब महापाषाण होते क्या हैं? तो महा प्लस पाषाण, महा मतलब बड़े, पाषाण मतलब पत्थर। तो यहाँ पे जो है हमें बड़े बड़े पत्थर देखने को मिले हैं जो कि लोगों को दफन करने के लिए बड़े ही करीने से लगाए गए थे। और ये महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा है ये लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ये प्रथा कहाँ कहाँ पर थी? तो अगर आप अपने माइंड में पूरे इंडिया का मैप देखते हैं, देखिए मैं ट्राई करती हूँ कि एक मैप जो है वो इंडिया का बन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका वैदिक जो है सभ्यता डेवलप हुई। इसके अलावा जो ये महापाषाण संस्कृति है ये यहाँ पे कश्मीर में, पूर्वोत्तर भारत में, दक्षिण भारत में देखने को मिली है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे थी ये? दक्कन में, दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, जहाँ की आप 7 सिस्टर्स कहते हैं, और कश्मीर में प्रचलित थी। तो महापाषाण क्या है? महापाषाण बड़े बड़े पत्थरों से, बड़े करीने से सजाई गई कब्रें थी जिसकी प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। और ये जो पीरियड है इसको आप मेगालिथ पीरियड भी कहते हैं। मेगा मतलब बड़े और लिथ मतलब पत्थर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था माइक्रोलिथ के बारे में भी, मेगालिथ के बारे में आज बता दिया।
इसके बाद जो ये कब्र है ये कहाँ कहाँ थी ये हमने देख लिया, और इन कब्रों की जो है कुछ और विशेषताएं भी थी, और ये कब्रें कुछ ज़मीन के ऊपर भी थी, कुछ ज़मीन के भीतर भी थी। फ्रेंड्स, ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं, क्योंकि आपसे सीटेट पेपर 2 में जो है बड़े बड़े क्वेश्चन बना के इनसे पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। ये चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बड़े बड़े पत्थर, ये कमरों जितने बड़े पत्थर हैं, और ये एक पॉट होल है जहाँ पे अपनी फैमिली के एक से ज़्यादा सदस्यों को भी जो है दफनाया जा सकता था। और ये लोग इसका प्रयोग क्यों करते थे? ताकि उनको याद रहे, क्योंकि उस टाइम पे जो है चरागाह डेवलप हो गए थे। तो आपने देखा कि किसी को दफनाया, वहाँ पे घास उग जाएगी, पता नहीं चलेगा कि हमने कहाँ दफनाया था। तो ये किस लिए रखे गए थे? ताकि पहचान रहे, और ये अलग अलग प्रकार से बनाए जाते थे ताकि एक ही फैमिली के जो जनरेशन है आने वाले, जैसे कि यहाँ पे किसी के जो फादर है एक जनरेशन के, उनको दफना दिया, फिर यहाँ पे उनका बेटा, यहाँ पे उनका बेटा, फिर उनका भी बेटा। तो इस तरह से जो एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं उनको दफनाया जाता था। कई बार ये भी देखने को मिला है, और ये गोलाकार रूप में सजाए हुए मिले हैं। कहीं कहीं पर अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिला है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। जो अकेले पत्थर हैं वो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों का निर्माण करने के लिए लोगों को अलग अलग प्रकार के काम करने पड़ते थे, जैसे गड्ढा खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए लोगों को उनमें दफनाना। इसके अलावा जो ये महापाषाण है, इनके ताबूत को शवाधान या शिष्ट कहा जाता था। आपसे पूछा जा सकता है कि शिष्ट क्या है? तो शिष्ट जो है महापाषाणों के जो समाधान है इनको कहा जाता है। और शिष्ट में एक बड़ा पोर्ट होल है जो शायद पत्थरों से बने कमरों में जाने का रास्ता है। मैंने आपको बताया कि इन अलग अलग पत्थरों में अलग अलग लोगों को दफनाया जाता था, जो कई बार एक ही फैमिली के मेंबर्स होते थे। तो इस पोर्ट होल से आप लोग जाएंगे, और फिर यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमने पहले ही किसी को दफनाया हुआ है, तो आप इस वाले में दफना देंगे, फिर इसमें, फिर इसमें। इसके अलावा इनके साथ कुछ जो चीज़ें हैं वो भी दफनाई जाती थी, जैसे कि अगर हम कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन कब्रों की उनकी बात करें, तो इन कब्रों में जो है वो काले लाल मटके मिले हैं, घोड़े का सामान मिला है, घोड़े की हड्डियाँ मिली है, लोहे का सामान मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक जो पीरियड है यहाँ पे मानव ने लोहे की खोज कर ली थी, और लोहे का जो प्रयोग है आयरन यूज होने लगा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिला? तो आप बता देंगे कि वैदिक पीरियड में देखने को मिला, और महापाषाण काल में। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताई कि इनमें मृतकों को खास मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जो लाल काले मिट्टी के होते थे, जिनको आप कह सकते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर। इसके साथ ही यहाँ पे लोहे के औजार और हथियार मिले हैं, घोड़े के कंकाल और पत्थर तथा सोने के गहने। अब ये पत्थर तथा सोने के गहने का क्या मतलब है? कुछ कब्रों में पत्थर के गहने मिले हैं, कुछ में सोने के गहने। तो ये दर्शाता है सामाजिक विभेद को, कि कैसे जो है एक ही सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग रहते थे। भाई आज भी अगर कोई अमीर है तो वो जो है हीरा पहन लेगा, डायमंड पहन लेगा, कोई गरीब है तो वो सिल्वर पहन लेगा, गोल्ड पहन लेगा, कोई मिडिल क्लास है प्लेटिनम पहन लेगा। तो अलग अलग इकोनॉमिक सोसाइटी के लोग अलग अलग टाइप के जो आपकी ज्वेलरी है वो पहनते हैं। तो यही दर्शाता है आपकी सोशल जो डिफरेंस है उसको, कि किसी के पास पत्थर के गहने और किसी के पास सोने के गहने। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि ये क्या है, ये कुछ शायद घोड़े से संबंधित हो सकता है। ये यहाँ पे एक जो है कुल्हाड़ी या कटार, और यहाँ पे ये घोड़े का सामान। तो ये देख सकते हैं ये लोहे के बने हुए थे, जंग भी लग गई है इसमें, आप देख सकते हैं। अब लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता। देखिए फ्रेंड्स, बहुत लंबा चैप्टर जा रहा है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो पुरातत्वविद मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई जो चीज़ें हैं ये मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिली हैं, एक में
कम मिली है। और ये ब्रह्मगिरी दक्षिण भारत का ही एक क्षेत्र है कर्नाटक में, जहाँ पे एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के, 4 बैंगल्स और शंख पाए गए हैं। इंग्लिश की एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर कट दिया हुआ है, 33 सोने के मन के, 4 बैंगल्स और 2 जो हैं ये शंख पाए गए हैं। जबकि दूसरे कंकालों के पास केवल कुछ मिट्टी के बर्तन और कुछ जो हैं वो पत्थर के आभूषण देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि सामाजिक भिन्नता पाई जाती थी। कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब, कुछ सरदार थे तो कुछ उनके अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? तो बिल्कुल ऐसा आप कह सकते हैं कि कुछ कब्रगाहें जो है वो फैमिली से रिलेटेड थी, कि इस फैमिली के लोग यहाँ पे दफनाए जाएंगे और ये पॉट होल के रास्ते से दफनाया जाता था। ये मैंने आपको बता दिया अभी, गोलाकार पत्थर से। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आ गया हमारा इनाम गांव। इनाम गांव के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। और ये क्या है? ये हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट की सिविलाइजेशन है इसका पहला गांव है। आपने पहला शहर पढ़ लिया, पहली सभ्यता पढ़ ली, इसके बाद पहला गांव पढ़ रहे हैं। तो ये इमाम गांव है और यहाँ पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। और ये जो कृष्णा नदी के पास एक इसकी ट्रिब्यूटरी है भीमा नदी, उसकी भी ट्रिब्यूटरी है घोंड नदी, उसके किनारे बसा एक शहर है। यहाँ पे क्या किया जाता था? यहाँ पे लोगों को जो है गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, जिनका उत्तर जो है, जिनका सिर, जिनका हेड जो है वो उत्तर दिशा की ओर होता था। कई बार जो है लोगों को घरों में भी दफनाया जाता था। आज आप ऐसी परंपरा नहीं देखते हैं कि लोगों को घर में दफनाया जाए। अब तो जैसे ही किसी की डेथ होती है उसको ले जाते हैं साथ साथ। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि जो डेड बॉडीज़ हैं उनको जो है वो घर के अंदर ही बरी किया जाता था, घर के अंदर ही दफनाया जाता था। और इनके साथ कुछ बर्तन भी रखे जाते थे जिनमें कि खाना पानी आदि रखा जाता था। यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की कब्र भी देखने को मिली है, जो कि एक जो पूरा गांव था उस गांव में सबसे बड़े घर में देखने को मिली है। शायद ये घर जो है इस गांव के सरदार का रहा होगा। इस घर में जो है एक आदमी को 5 कमरों का ये मकान था और उसके आंगन में दफनाया गया है। उसके आंगन में कैसे दफनाया गया है? 4 पैरों वाले एक मिट्टी का बड़ा सा ऐसा पॉट था जिसमें कि इसको जो है रखा गया था और बस्ती के बीच ये घर बसा हुआ था। यह घर जो है गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और इस शव के पैर मुड़े हुए थे। तो ये सारी विशेषताएं आपको इमाम गांव की याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि इमाम गांव की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी? तो ये सारी ही आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे कि क्या बताते हैं हमें कंकाल। तो यहाँ पे जो है आप कंकालों को कैसे पहचान सकते हैं? तो बच्चों के कंकाल आप आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि वो छोटे आकार के होंगे। लेकिन किसी भी बॉय या गर्ल के कंकाल में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन क्या जो बड़े कंकाल हैं, जो मेल्स और फीमेल्स के कंकाल हैं, उनका आप पता लगा सकते हैं? तो बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके 2 बेसिस माने गए हैं कि एक तो जो उन्होंने ज्वेलरी मिली है जो कंकालों के साथ, उसके आधार पे। लेकिन ये एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है क्योंकि ज्वेलरी जो है उस टाइम पीरियड में मेल्स भी पहनते थे, मेल्स भी लंबे बाल रखते थे, ज्वेलरी पहनते थे। तो इसका जो पहचान करने का तरीका है वो एक अलग ही तरीका अपनाया गया है। वो कौन सा तरीका अपनाया गया है? वो अपनाया गया है बायोलॉजिकल वे, जिसमें कि जो हमारी हड्डियां हैं उनके आकार से पहचान की गई है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं तो जो उनका रिप्रोडक्शन होता है बच्चों का, उसकी वजह से जो फीमेल्स हैं उनका हिप एरिया बड़ा होता है और इसी आधार पे जो है कंकालों की पहचान भी की गई है। इसके बाद यहाँ पे आज से 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वेद हुए थे और इनसे मल्टीपल टाइम सीटेट के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इवन लास्ट ईयर जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी चरक से क्वेश्चन आया था कि चरक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको टिक करना था। और ऐसे क्वेश्चन हमसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक होते हैं। तो चरक जो है आज से 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वेद हुए और इन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी
और इन्होंने ह्यूमन के शरीर में 360 हड्डियां बताई हैं, जिनमें कि इन्होंने टीथ, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर ये संख्या बताई थी। क्योंकि आधुनिक जो हमारा शरीर विज्ञान है, इसके अकॉर्डिंग एक अडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन इन्होंने बताई थी 360। तो 360 हड्डियों में इन्होंने दांतों को गिन लिया था, हड्डियों के जोड़ों को और कार्टिलेज को जोड़कर ये संख्या इन्होंने बताई थी। अब हम इमाम गांव के लोगों के काम धंधे देख लेते हैं कि इनाम गांव में लोग जो है वो कैसे रहते थे। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल आदि के बीज मिले हैं। तो इसका मतलब ये इन सब चीज़ों की खेती किया करते थे। यहाँ जानवरों की हड्डियां भी मिली है और कई हड्डियों पर काटने के निशान भी है, जिससे पता चलता है कि ये लोग नॉन वेज भी खाते थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खराहा, नवेला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी यहाँ पे पाई गई हैं। तो इन्होंने कोई जानवर नहीं छोड़ा जिसको इन्होंने पाला नहीं हो, इनके गांव में उपलब्ध नहीं हो, ऐसा आप समझ सकते हैं। ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि यहाँ पे बेर, आंवला, जामुन और खजूर और कई तरह की रसभरिया भी जो है लोग कलेक्ट करके खाने के लिए रख लेते थे। भाई इन सब चीज़ों को कई दिनों तक स्टोर किया जा सकता है और इनको कलेक्ट करके लोग खाने के काम में यूज़ लेते थे। अब इसी टाइम पीरियड में अन्य जगह क्या चल रहा था, तो आज हम इसी टाइम पीरियड में बात करेंगे चीन की। तो 3500 साल पहले ही चीन में भी लेखन कला के सबसे प्राचीन उदाहरण मिले हैं। और यहाँ पे उस टाइम पे जो लेखन कला है ये हड्डियों पर की जाती थी और इन्हें जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। और इनको कहा जाता है फ्यूचर डिसाइड करने वाली हड्डियाँ, यानी कि भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग अपने जो लिपिकार हैं उनसे जो उनके मन में सवाल होते थे वो इन हड्डियों पर लिखवाते थे, जैसे कि क्या वे युद्ध में जीतेंगे, फसलें अच्छी होंगी या नहीं, क्या उनको पुत्र प्राप्त होगा या नहीं। फिर उन हड्डियों को आग में डाला जाता था और अगर ये गर्मी से चटक कर इनमें दरारें पड़ जाए तो इन्हीं दरारों को देखकर भविष्य बताने वाले भविष्यवाणी किया करते थे। तो क्या ऐसा होता होगा, ये गलती करते होंगे? कई बार ये भविष्यवाणी गलत भी हो सकती है और सही भी। यहाँ पे जो है इस टाइम पीरियड में काफ़ी डेवलप जो है सिविलाइजेशन थी, क्योंकि यहाँ पे राजा लोग जो है वो महल बनाकर रहते थे और इनको जो है दौलत इकट्ठी करने का खुमार चढ़ा हुआ था और ये लोग दौलत इकट्ठी करते थे। और नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन भी मिले हैं, लेकिन लोहे का प्रयोग ये लोग करना नहीं जानते थे। तो जो ऋग्वेद के राजा हैं और जो ये राजा हैं, ये राजा थोड़े डेवलप्ड प्रकार के थे और ये जो है थोड़े ग्रामीण प्रकार के सरदार थे। इसके अलावा इनका पद वंशानुगत और इनका पद वंशानुगत नहीं था। चीन की जो सभ्यता के लोग हैं वो जिस टाइम पीरियड में भारत में लोहे का प्रयोग किया जाता था उस टाइम पीरियड तक लोहे से परिचित नहीं थे। ये लोग तब भी कांसे के बर्तनों पर ही नक्काशी करते थे। अब यहाँ पे हम मैच पॉइंट देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हम पहले देखते हैं कि वेदों की रचना का जो प्रारंभ है ये लगभग 3500 साल पहले हुआ। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव के कर्षकों का निवास जो है ये 3600 से 2700 साल पहले। और चरक जो है ये लगभग 2000 साल पहले थे। इनकी पुस्तक का नाम चरक संहिता। इसके अलावा ये जो मैच हैं इनका आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, फिर भी मैं बता देती हूँ। सूक्त जो है इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। रथ जो है, रथ क्या है, युद्ध में प्रयोग किए जाते थे। यज्ञ जो है वो अनुष्ठान कहलाते थे। और दास गुलाम महापाषाण सजाए गए पत्थर थे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही होगी एंशिएंट हिस्ट्री के प्रति। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।